दयाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ईश्वरीय यज्ञ में बहुत थोड़े ऐसे परिवार हैं जिन्हें मधुबन में दादियों ने समर्पित रूप से स्वीकार किया। आप हैं, राजी बहन है, दोनों बच्चियाँ, तो ज़रूर आप में बहुत सारी विशेषताएं हैं, तभी आपको यहाँ मधुबन में परिवार सहित आपको स्वीकार किया। दयाल भाई, आप दुबई में 86 में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और 93 में आप मधुबन में समर्पित हुए। उस समय ज्ञान सरोवर का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। तो यदि हम आपके अनुभव को 3 भाग में हम यदि देखें तो आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज की जीवन नागपुर में, फिर आपका दुबई की लाइफ, फिर आपका मधुबन में समर्पित जीवन। मैंने तो बहुत सुना है दुबई का, मैं समझता हूँ 1-2 सेशन भी आपके लिए कम हैं जितना आपने जो सेवाएं की हैं दुबई आदि में। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपका हम थोड़ा बचपन की ओर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने आपको बचपन से ही आर्ट एंड कल्चरल विंग के लिए तैयार किया। और आर्ट एंड कल्चरल विंग का मैं बता दूं कि जिम्मेवारी दादी गुलजार ने खुद फ़ोन करके, इन्हें कुछ पता नहीं था, रिसेप्शन में सेवारत थे, तो दादी गुलजार ने खुद फ़ोन करके उनको आर्ट एंड कल्चरल विंग की जिम्मेवारी दी। थोड़ा तालियां बजाओ ना। ऐसा मुझे नहीं लगता कि विंग के कोई भी ऐसी जिम्मेवारी किसी को ऐसे मिली है, मैं नहीं समझता हूँ किसी भी विंग में। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप में हिम्मत तो बहुत है और फोकस्ड माइंड है। अब मैं 2 विशेषताएं आपकी शुरू से देखता हूँ, आप किसी भी क्या कार्य में फोकस बहुत होते हैं, एकाग्रता से, फिर आप किसी की परवाह नहीं करते हैं, है ना? परवाह करते हैं। परवाह करते। तो आपका बचपन, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, आपकी जो रुचि थी शुरू से ही, किस बात की रुचि थी? और आज हम वो देख रहे हैं, वो कार्य आज हो रहा है जो बचपन में बाबा ने आपको तैयार किया। तो आप हमें थोड़ा सा स्कूल और कॉलेज की लाइफ का जो आपका। मेरा स्कूल और कॉलेज का एक ही नाम था। जो स्कूल का नाम था सेंट फ्रांसिस डिसेल्स हाई स्कूल और कॉलेज का नाम था सेंट फ्रांसिस डिसेल्स कॉलेज, यानी हमारे स्कूल का ही कॉलेज था वो। अब मैं बहुत बार फील करता हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, भाग्यशाली हूँ कई मामलों में। वो ऐसा था कि मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर पर मेरा स्कूल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और इधर से 1.5 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज राइट हैंड साइड। तो इधर में सिटी है नागपुर सिटी, इधर में एक हिल है सेमिनरी हिल। वहाँ पे सेमिनरीज यानी क्रिश्चियन ब्रदर फादर तैयार करने की कॉलेज होती है, वो सेमिनरी, उसके नाम से सेमिनरी हिल्स है। उसके आगे वायुसेना नगर वगैरह है। तो बस स्कूल के बाद में हम लोग कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गए सीधा सीधा। तो स्कूल में क्या ऐसा और और ऐसा रहा मेरा स्कूल का लाइफ और कॉलेज का लाइफ बड़ा एक्टिव रहा। पता नहीं, घर में बहुत कम ठहरते थे, एक्टिविटीज ज़्यादा। हाँ, नाटक, ड्रामा। हाँ, ड्रामा नाटक तो 9 से शुरू हुआ, लेकिन मेरी हॉबीज़ बहुत थी। 5th के मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, नव भारत पेपर आता था, उसमें संडे मैगजीन करके एक पेपर आता था। उसमें था कि भाई हर समर हॉलीडेज़ में अगर हम एक हॉबी सीखें तो बाय द टाइम वी रीच मैट्रिक हमारी कितनी हॉबीज़ हो जाएगी। तो ये तो मेरे को बात दिमाग में लग गई। तो 5th स्टैंडर्ड में जाने तक हमारा जो नेटिव है गांव सावनेर करके हैं, तो हम अपना दादी से मिलने गांव में चले जाते थे। तो गांव की लाइफ देखी, खेती कैसे होती है, वो कटाई कैसे होती है, सफाई खेतों की कैसे होती है, समर हॉलीडेज में जो काम होते थे वो भी बड़ा अच्छा लगता था। फिर 5th हॉलीडे, 5th में मैं नहीं गया, और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मेरा ड्राइंग टीचर मुझे बहुत अप्रिशिएट करता था। तो डिकोलेस आर्ट इंस्टीट्यूट करके है, तो वहाँ पे मैंने 5th में समर हॉलीडेज में वो ड्राइंग पेंटिंग की क्लास शुरू की। तो 5th 6th में मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग, इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जामिनेशन मैंने 6th स्टैंडर्ड के समर में ही पास कर लिया था।
तो उतने अर्ली एज में तो कोई करता नहीं वैसे, क्योंकि सब ये प्राइवेटली होता है अदर दैन द स्कूल। ड्राइंग में भी आप अच्छे हैं, ये हमें मालूम ही नहीं था, आज पहली बार पता चला। हाँ, और वहाँ से हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर था मेरा ड्राइंग क्लास, लेकिन हम लोग बस्ता लटकाए चले 4 किलोमीटर, पता ही नहीं चलता था। और रात को फिर 2 घंटे के बाद में ड्राइंग पेंटिंग करके आते थे। और जो ड्रामा आदि जो कॉलेज में जो ड्रामा शुरू हुआ 9th से। अच्छा। उसके पहले स्विमिंग सीखा 6th में, वहाँ 7th में स्विमिंग सीखा। फिर 8th से बॉडी बिल्डिंग, हमारे स्कूल का जिम था, तो हमारे टीचर बहुत खुश हुआ, जिम की चाबी मेरे को दे देता था। पूरी 3 साल 4 साल चाबी मेरे पास रही, स्कूल पास करने के बाद में भी। और उसके बाद में फिर मैं एनसीसी में भी था, 2 साल जूनियर एनसीसी स्कूल में। और उसके बाद में फिर हम जब कॉलेज में गए तो मुझे ड्रामा इंचार्ज बना दिया। अच्छा। 3 साल, क्योंकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को मेरी स्कूल के एक्टिविटीज़ का पूरा पता था। क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे, खेल में भी मैं फुटबॉल खेलता था। फिर हमारी हॉकी की टीम थी, जिस कॉलोनी में हम रहते थे, कॉलोनी के बच्चों की हॉकी की टीम थी। तो एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी की मैच हो रही है, तो ये सब तरह। कोई विशेष ड्रामा किया हो पहली बार वो? हाँ, ड्रामा मैंने किया था, उस ड्रामे का नाम था 5 लाख। 5 लाख? अच्छा। तो उन दिनों में क्या होता था कि वो स्टेट गवर्नमेंट की लकी ड्रॉ होती थी, वो टिकट बिकती थी, क्या बोलती है उसको, लॉटरी। हाँ। लॉटरी की टिकट थी। तो वो ड्रामा का थीम ऐसा था कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरी फैमिली है, और लेकिन मैं कड़का हूँ, और मेरे को नींद में लक्ष्मी देवी ये प्रकट होती है और मुझे आशीर्वाद देती है कि बच्चे तुम घबराओ नहीं, तुमको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। तो नींद में ही ऐसा कम लाइट में देवी है, और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। बोले तुमको पूरे 5 लाख की लॉटरी मिलने वाली है। उतने में जो ड्रामे वाली वाइफ है उसका आवाज़ आती, अरे सुनते हो, कितने देर सोते रहोगे। ओह सब, मेरा इतना अच्छा 5 लाख रुपए आने वाले थे, हाथ में तुमने आवाज़ दे दी। फुल लाइट होता है स्टेज के ऊपर, वो आती है चाय का कप लेके चिल्लाते हुए, उतने में दूध वाला आता है, ऐसे ऐसे कहानियाँ चलते रहती है। यानी अंत में मिलता विलता कुछ नहीं है, थोड़ी और उधारी हो जाती है। और ड्रामा नेशनल कंपटीशन में जब आप गए तो उस समय का थोड़ा सा कौन विशेष लोग उस समय? वो ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन था इलाहाबाद में। ओके। तो तब तक मैं नागपुर में काफ़ी कॉलेज लेवल पे फेमस हो गया था, 8-10 ड्रामे हो गए थे हमारे। और एक बड़ा ड्रामा हमने किया था, 3 एक्ट प्ले, तुझा है तुझापाशी का ट्रांसलेशन कस्तूरी मृग। तो उससे हमको नागपुर में काफ़ी सब जान पहचान हो गई थी। और बाहर का ड्रामा था, यानी हम बाहर के स्टेज पे ड्रामा करते थे कॉलेज छोड़कर, लाइक प्रोफेशनल जैसे होते थे। तो हम लोग पैसे नहीं लेते थे, लेकिन हॉबी थी ऐसे। तो वो उसमें 1 एक्ट प्ले था, 100 एंट्रीज आई थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद आकाशवाणी ने ऑल ओवर इंडिया से। वेरी गुड। ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन था, उसमें हमारा 3rd आया था। अच्छा। और उसमें मेरी जो उस समय मेंटल कंडीशन थी वही ड्रामा की थीम थी। मैंने फाइनल ईयर बीएससी का एग्ज़ाम दिया, वेटिंग फॉर रिजल्ट, उस बीच में हमको डेट मिली। अच्छा, ड्रामे की थीम ये थी कि एक नौजवान लड़का दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने जाता है, उसको बहुत समय हो गया है, नौकरी मिलती नहीं है, खाने को पैसा नहीं है। तो वो एक दिन ऐसा बताते हैं, स्टेज पे 3 टिकट है, मेरी एंट्री यहाँ से होती है और आते मैं गिर जाता हूँ। लाइट एकदम डिम है स्टेज के ऊपर, डायलॉग कुछ नहीं है, मैं भूखा प्यासा हूँ, ऐसे एकदम गिर जाता हूँ। और धीरे से सांस लेके मैं मुंडी उठाता हूँ, सामने से जो स्टेज लाइट होते हैं ना, वहाँ नीचे में लाइट होते हैं, अपने ऐसे ड्रामे के लाइट नहीं है। और मेरे को डायलॉग नहीं बोलना है, तो मेरे को 3 मिनट तक पब्लिक को स्टंट रखना था। तो 6 मिनट 7 मिनट हो गए और मैं एक्सप्रेशन दिए जा रहा हूँ। फिर बाजू से कचरे का डब्बा है, मैं वहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, वहाँ कुछ नहीं मिलता। फेंस है, फेंस नहीं, लेकिन इमेजिन करना है कि फेंस है, मैं फेंस पे जाता हूँ, कुत्ते की आवाज़ आती है, मैं फिर से पीछे हटता हूँ। उधर में पार्टी चल रही है, मेरे को लगता है कि मेरे को तो खाना ही नहीं है, वो पार्टी का वो एक्सप्रेशन सारे। वेरी गुड।
तो वो हुआ। फिर रात के 12 बजे का समय है, उधर से नर्स दौड़ते हुए आती है, उसके पीछे गुंडा पीछे होता है, तो वहाँ से फिर स्टोरी शुरू होती है। तो मैं उसको फिर बचाता हूँ। तो इस तरीके से था वो। बहुत तो उसमें 3rd हमको प्राइज मिला था। वेरी गुड। और उसी 100 में राजेश खन्ना भी था। अच्छा, वो जो बाद में आपका पता ड्रामा चला। देख रहे थे राजेश खन्ना। हाँ, और बॉम्बे से एक फिल्म डायरेक्टर आया था, वो कुछ बंगाली था, मैं नाम भूल गया उसका। तो हमारा जो डायरेक्टर था उसने मेरे को बताया कि तुम्हारे लिए वो फिल्म डायरेक्टर पूछ रहा है। तो मैंने कहा देखो भाई, आई लाइक स्टेज, लेकिन फिल्म में मेरे जाने का दिल नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, उस समय आपको ऑफर आ गई थी फिल्म? हाँ, उसने बुलाया था कि उस ये जो एक्टिंग किया हुआ है भाई उसको बुलाओ। तो मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने फिल्म लाइन वालों की लाइफ देखी थी। आई वॉन्टेड टू प्लान माई लाइफ, आपको यहाँ आना था। पूरी लाइफ शुरू से लेके आखिरी तक। और फिल्म वालों की लाइफ में बहुत अप एंड डाउन है। हमने देखा वो कई लोग शराब पी के मर गए, कोई कैसे मर जाते हैं, कोई डिप्रेशन में जाते हैं। स्ट्रगलफुल लाइफ थी। उन लोग एक शब्द यूज़ करते हैं कि स्ट्रगलफुल लाइफ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो अपना काम नहीं था। हमने पढ़ाई की है और मेरा सामने पता नहीं, मेरे को मेरा लाइफ क्लियर दिखता था कि स्मूथ है मेरी लाइफ। फोकस्ड रहे हैं शुरू। हाँ, और मैंने सोच लिया था कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, मुझे जो करना है, जॉब करना है, मैं वो करूँगा। और उस जॉब में सर्टिफिकेट की आवश्यकता जबकि नहीं। फादर भी जॉब के लिए नहीं, फादर मुझे कहते थे तू पुलिस में चला जा, तेरी हेल्थ अच्छी है। तो बोलते तो क्या वो जंगल का डिपार्टमेंट होता है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कमाई ज़्यादा है वहाँ। हाँ, बोले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चला जा। फिर मैं नहीं गया। फिर एक दिन पापा बहुत गुस्सा हुए, क्या करने वाला है तो, तेरे जैसे बीएससी रिक्शा चलाते हैं। उन दोनों में था ऐसा। हाँ, नौकरी में बीएससी लोग नौकरी नहीं मिलती थी, जॉब नहीं मिलते थे। तो मैंने पापा को एक दिन बोला, पापा आप फिक्र नहीं करो, मैंने सोच लिया है, आप खुश हो जाएंगे। और उसी के 8-10 दिन के बाद में न्यूज़पेपर में आया, वांटेड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन एलेम्बिक केमिकल्स। एलेम्बिक केमिकल उन दिनों में बहुत बड़ी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। एलेम्बिक केमिकल्स, एलेम्बिक, ग्लैक्सोज एंड साराभाई, ये 3 उस समय मार्केट में टॉप कंपनियां थी। और उसमें से एलेम्बिक का आया कॉल। तो मेरा बड़े भाई का जो, मेरे भाभी का जो बड़ा भाई है वो IDPL में था, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में। तो उसने बोला दयाल को बोलो ये इंटरव्यू अटेंड करे। भैया मेरे पास पेपर कटिंग लेके आए, बोले तू जा देख यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके पहले मैंने रिचर्डसन हिंदुस्तान में समर हॉलीडेज में विक्स वेपर बेचा था। टेम्पररी सेल्स बॉयज़, न्यूज़पेपर में आया था, वांटेड टेम्पररी सेल्समैन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो उसमें हम लोग अपना मार टाई वाई लगा के, फार्मेसी में टेबल लगा के और अपना आइटम रख के चलते हुए लोगों को बुला के बेचते थे। अच्छा। तो स्टेज फियर और डर तो किसी का था ही नहीं, चलते लोगों को बुलाते थे हम लोग। और एकदम हमारा फ्लो रुकता नहीं था और बेचते थे। फिर रोज़ शाम को हमारा ये होता था कितने ज़्यादा बेचा, ये वो। तो 2 साल तो मैंने ये किया था। तो ओलंपिक में गया, फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर, सेकंड इंटरव्यू क्लियर, थर्ड इंटरव्यू बॉम्बे में ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे। और MSc BSc पास, ऑलरेडी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, टाई बैग हाथ के अंदर, 2 साल से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। मैं बोला यार कहाँ फंसे, अपना तो नंबर लगने वाला नहीं, आपने को तो है ही नहीं, ये तो अनुभव ही है। लेकिन 3-4 दिन हमारे इंटरव्यू हुआ, इंग्लिश टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सारा टेस्ट 3-4 दिन चला एक होटल के अंदर, 3 दिन तक। चौथे दिन बोर्ड के ऊपर नाम आया, अपन सिलेक्ट हो गए। अरे वाह क्या बात थी। घर पे आया, बस फर्स्ट क्लास। और सैलरी भी अच्छी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की उन दिनों में। उसके बाद में 1 महीना ट्रेनिंग बेंगलोर, और ट्रेनिंग एयर कंडीशन हॉल में। अपन नागपुर के रहने वाले, गर्मी इतनी है नागपुर में, वहाँ 1 महीना एयर कंडीशन हॉल में, सुबह शाम खाना पीना बढ़िया। और दिन भर अपना नोट्स ले रहे हैं भी, शॉर्कोफ्राल का फार्मूला, ये करना वो करना। 1 महीने के बाद मेरी हेल्थ और बढ़िया हो गई। 1 महीने के बाद जब मैं नागपुर उतरा, रेलवे स्टेशन से घर पे पहुंचा, रिक्शे से पापा बैठे थे सामने ही। पापा को लगा कि घर के सामने कौन आया है, कोई मेहमान। रिक्शे से जब उतरा, बैग लेके टाई लेके, अरे ये तो दयाल है। पापा बता रहे कि बोले मेरे कुछ सेकंड तो तेरे को पहचान ही नहीं।
लेकिन पापा कहना कि कहा कि मेरे को कॉन्फिडेंट हो गया कि तू सेट हो गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, पेरेंट्स एक अपने सामने अपने बच्चों को एक अच्छे रास्ते पर सेट होना चालू करते हैं। फिर उसके बाद में ओलंपिक में भी मैंने 7 साल 8 साल काम किया। फिर मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका छोटा भाई दुबई चला गया था, सबनानी। हम लोग बड़े अच्छे, हम लोग ड्रामा फ्रेंड्स भी थे। कभी जब भी मेरे पास ड्रामा था मैं उसको लेता था, और वो देवानंद के स्टाइल में उसके चलती थी और मेरा अपना इन ओरिजिनल लोगों ने स्टाइल आपका अंदाज देखा नहीं, अभी आपका प्रैक्टिकल भी कराएं तो सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इनकी जो इनके एक्सप्रेशन है और अगर आप देखें तो आप सब फेल नजर आएंगे। क्या बहुत बाद में अच्छा है देखेंगे आपका। कभी? हाँ, नहीं ठीक है। तो फिर मैं दुबई चला गया। उसी ने मेरा पासपोर्ट बनाया, उसी ने वीज़ा बनाया। मैं तो ओलंपिक में बड़ा खुश था और मेरा प्रमोशन ड्यू था। तो मैंने कहा यार तू देख, मैं अपना भारत में बहुत खुश हूँ, मेरे को और कहीं जाना नहीं है, तो फालतू मत गई इधर उधर। अभी ये छोटा वाला गया है, तू जा, तेरे को ये है, वह कितना कमाता तू? मैं कितना कमाता? मैं 3000 रुपीज़। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर, मेरी भाभी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, दोनों को 1500 सैलरी गवर्नमेंट में, कौन से PWD सन में ये कितने उन दिनों में। और मेरा अकेले का 3000। हमको पैसे ही बचे रहते थे। तो मैंने कहा मारो मैं ड्यू हूँ तो मैं क्यों जाऊँ? तो हंसने लगा, बे तू पीनट कमा रहा है, बड़ा बात करता है, तो जा। तो वही कहते क्या। अब जब पेरेंट्स ऐसी बात करते ना, अब वो विजिट वीज़ा भेज दिया। फिर मैं जाऊँ कैसे? डिज़ाइन तो करूँगा नहीं। भाग गया बिना कंपनी को बताए, बिना लीव लेटर दिए चला गया दुबई। अब वो मैनेजर मेरा बहुत अच्छा था, हम लोग 6 मेडिकल रेप थे ओलंपिक में। तो मैनेजर बहुत अच्छा, मैनेजर का फ़ोन आया मेरे बड़े भाई को। मैंने कहा दादा उनको बोल देना बॉम्बे गया है, उसकी तबीयत ख़राब है, थोड़े दिन में आ जाएगा। बोले तू झूठ बोलने लगा रहा है मेरे को। मैं कहा कोई बात नहीं ना दादा, बोल दो ना। ऐसे पटा लिया, मैं चला गया। 1 महीने का वीज़ा, 1 महीना रहा, पाँव रखा दुबई में, 24 घंटे के अंदर जॉब हाथ में। ऐसा बहुत कम होता है। आप लकी। तो मेरा जो फ्रेंड का छोटा भाई था, उसने सब वहाँ प्रबोगंडा करके रख दिया। तो वहाँ पर एक लेबनीज कंपनी थी, लिफ्को करके, वो लोग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल सप्लाई इंपोर्ट करते थे। तो दूसरे दिन मेरे को उसके मालिक के पास ले जाके खड़ा कर दिया। जयाद हसन नाम था। तो सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसा ये दिया था? तो देखा मैं ऊपर से, मैंने देखा, बोला ताल बुकरा कल आ जाना, ठीक है। तो बुलाया उसको, ये तुम्हारा ड्राइवर है, ये तुमको गाड़ी है, ये चेन ऑफ सुपर मार्केट्स है, तो यू बुक ऑर्डर। उनको इंग्लिश तो आती नहीं ठीक से, ऐसे थोड़ा अरबी थोड़ा ऐसे करके, यू बुक ऑर्डर एंड यू ब्रिंग एंड गुड। तो यू सैलरी हाउ मच यू वांट? तो मेरे को उसने बता दिया था पहले से ही कि बोले 2000 दिरहम। बोला 2000 दिरहम। मैंने उस समय होता है, उस समय था 1/4 यानी 8000 रुपया। ओके। यहाँ 3, वहाँ 8 से शुरू हो रहा है। वो बोलता है कि इफ़ यू डू गुड वी इंक्रीज यू, यानी सैलरी इंक्रीज करते वी इंक्रीज यू। मैं समझ गया, ऐसे शुरू हो गया भाई। 1 महीना ख़त्म नहीं हुआ, फिर 1 महीना एक्सटेंड किया, 2 महीना हो गया, तीसरा महीना एक्सटेंड किया। 3 महीने के बाद में विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है, और 3 महीने में अपन तो सेठ बन गए। घर में इतना बड़ा डेक वेक लेके, मैं उन दिनों में वो डेक वेक का सिस्टम था, लेके मैं वहाँ पहुँचा। अब ऑफिस में जाना है। तो दूसरे दिन ऑफिस में गया, मैनेजर ने मेरे को देखा, अच्छा मेरे को मालूम है तुम आएगा, सच्ची बता कहाँ गया था? मैंने कहा सर आई एम सॉरी। सॉरी वॉरी मत बोल, मेरे को सब मालूम है। मैंने कहा सर मैं दुबई गया था। अच्छा दुबई गया था? हाँ सर, वैसे ऐसा पूरी कहानी बताई ऐसे सब। तो कितना लाया? मैंने कहा सर इतना इतना रुपये। फिर अब क्या इरादा है? सर कुछ नहीं है, रिज़ाइन करना है, फिर जाना है वापस। मैंने कहा सर अभी वो क्या है ना कि जाना पड़ेगा। जैसे आया इच्छा, बता रहे थे जैसे मजबूरी है, ऐसे वैसे। तो क्लर्क को बुलाया, इसका सेटलमेंट करो। और वो मैनेजर बहुत अच्छा था, बोले शाम को खाना खाने आ जाना घर पे। तो शाम को उसके घर गए, उसकी वाइफ, उसकी 2 बेटियां थी, तो बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन जैसे थे।
मैनेजर के बहुत मानता था। तो फिर ऐसा करके फिर मेरे को 15 दिन के अंदर ही जॉब वीसा आया, फिर दुबई गया। वेरी वहाँ जाके 6 महीने के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लिया, फिर वो कंपनी छोड़ा और फिर यूनिलीवर ज्वाइन किया। यूनिलीवर लंदन की ए क्लास कंपनी है और वहाँ पे भी न सर्टिफिकेट पूछते न कुछ नहीं, देख लेते, बातचीत कर लेते, 10 मिनट मैनेजर ओके हो गया। और उसके बाद में फिर वो 78 में मैं दुबई गया था और 86 में फिर मुझे ज्ञान मिला। हाँ, समय की सीमा है क्योंकि आपका अनुभव तो बहुत बड़ा है। अच्छा, ज्ञान में आप कैसे है और ज्ञान का ही उसके बाद जो और तो जिस कंपनी में मैं काम करता था यूनिलीवर में, मेरा ही एक फ्रेंड था चंद्रमोहन खन्ना, सीएम खन्ना। तो हम लोगों का जो सुपरवाइजर था वो गुजराती था, उसको ब्रह्मा कुमारीज के बारे में पता होगा। 83 में ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर खुला दुबई में और 86 जनवरी में वो मेरा फ्रेंड मेरे को सेंटर पे लेके गया। तो बोला ऐसे ऐसे संस्था है, बहुत है, तेरे को बहुत अच्छी लगेगी। मैं क्या मेरे को बहुत अच्छी लगेगी, ऐसे क्या? बोले मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। बोले तेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी। मैं क्या है, क्या कराते हैं? जैसे कैजुअल नहीं। अरे बोले बहुत अच्छे ज्ञान देते यार। तो ज्ञानवान में कहाँ, तो क्या काय का ज्ञान चाहिए अपने को? उस समय हमारी लाइफ खाने पीने, होटल 5 स्टार में, पार्टी शुटी ऐसी। यूनिलीवर ब्रिटिश कंपनी, हमारे सारे बॉसेस जीएम सीएम सब ब्रिटिशर्स थे। तो खाना पीना होटल में ये वो, सदा टाई सूट में रहना ऐसे। तो लेके गया शाम को, योग का टाइम था, रेड लाइट चालू था, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद में बहन जी मिली, बोले कल से इसका कोर्स शुरू कर दो दीदी। खन्ना बोलता है, मैं कहें दीदी काहे का कोर्स? हमको कोर्स नहीं करना है मेरे को कुछ। मतलब क्या बॉडी बिल्डिंग का कोर्स है, काहे का कोर्स है? योगा बोल रहे हैं ना, योगा। तो योगा है नहीं, वही समझते थे हम। मैंने कहा मैंने बहुत योग किया है, मैं जिम में रहा हूँ, फलाना वलाना, मैंने सारे योग मुझे मालूम है। तो कौन सा योग, पद्मासन, मयूरासन, फलाना फलाना, वो नहीं है यहाँ पे। वो समझाया। फिर बोले कल से तुम्हारे गया। दूसरे दिन आत्मा का परिचय, वाह, खोपड़ा खुल गया। कोई शास्त्र में नहीं है आत्मा के 3 भाग होते हैं, मन बुद्धि संस्कार। तीनों क्या क्या करते हैं। अच्छा, उस समय फैमिली मेरी नागपुर में थी और मैं दुबई में। उसके 2-3 दिन में गैप के बाद में परमात्मा का परिचय, वाह, सबसे अच्छा चार्ट मेरे को 7 डेज में परमात्मा का परिचय। ये जो परमात्मा के एट्रीब्यूट है, गुण है, अगर ये गुण एक एक बार कोई पढ़ लेवे तो उसकी बुद्धि से भगवान कोई शरीर है निकल जावे। गॉड कैन ओनली बी ए पॉइंट ऑफ लाइट एंड नोबडी एल्स। ये बुद्धि में आया। उसके बाद में मुझे फिर इंडिया आना था। मैं जॉब छोड़ने वाला था और बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, क्योंकि लौकिक युगल जो थी वो एयरपोर्ट पे जॉब करती थी। और एयरपोर्ट पे जॉब करके 2-3 साल हो गए थे। तो एयरपोर्ट जैसे मेरा घर था। एयरपोर्ट पे रहती, हाँ, दुबई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मैनेजर से मिल रहे, उसके कैबिन में कभी भी जा रहे ये। तो उनका जो ड्यूटी फ्री शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नया बना था, तो वहाँ के जो परचेसर थे उसने बोला व्हाई डोंट यू सप्लाई अस फ्यू थिंग्स फ्रॉम इंडिया। तो उसने मेरे को ऐसे ऑफ़र किया था। तो ऐसे में थोड़ा इसमें था। तो मुझे पता चला कि मधुबन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और सिंधी रूहानी सम्मेलन है। तो मैं को सामान भी ख़रीदना था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो मैं आया 6 फरवरी को। नागपुर से फ़ोन करके फैमिली को बुलाया। बॉम्बे में बड़े भैया का घर था। 93 नहीं सॉरी 86 या कौन से 86 6 फरवरी 86 को। और 7 फरवरी 86 को मेरा पहला कदम मधुबन के सामने। बहुत पंडाल लगा हुआ था, शशि बहन बैठी हुई थी टेबल लेके, हम लोगों को बैजेस दे रहे थे। दुबई का लेटर है मेरे पास में, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं, वो बैज मेरे पास अभी तक है। 7 फरवरी 1986 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। उस पर लिखा है मेरा प्रोफेशन, जॉब, सर्विस। और उसके 1 साल के बाद फिर से मैं आया वही कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तो उसमें लिखा है बिज़नेस। तो उसके मैं बिज़नेस में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो जो कॉन्फ्रेंस में मैंने डॉक्टर हंसा रावल का वेजिटेरियनिज़म के ऊपर लेक्चर सुना और वातावरण जो देखा पांडव भवन का, तो मैं तो देखते रह गया।
अच्छा, राजीव बहन का ऐसा था कि उसने ब्रह्मा कुमारीज के बारे में ऊटी में पहले सुना था उसकी मदर से, लेकिन कनेक्शन नहीं था। कभी कभी सोने के लिए जाती थी, उसकी माँ अकेली बहन रहती थी ऊटी में, वो ऊटी की थी, तो उसको इतना मालूम था कि ब्रह्मा कुमारीज नाम की संस्था है। जब वो वहाँ पहुँची तो बोले, अरे आई नो दिस ब्रह्मा कुमारीज। मैंने कहा, हाउ यू नो दिस? 6-7 साल तो मेरे साथ है, अभी शादी हो गए, और तुमने तो मेरे मुंह से, मैंने तुम्हारी मुंह से एक दिन भी ब्रह्मा कुमारी का शब्द नहीं सुना। तो पांडव मन में आकर सब उसको स्मृति याद आई। और वो 3 दिन के बाद में फिर हम दुबई वापस गए, और फिर घर का पूरा वातावरण चेंज, सब लहसुन प्याज वगैरह वगैरह सब फेंक देने का एकदम इमीडिएटली। फिर राजीव ने कोर्स किया, उसको तीसरे दिन ही साक्षात्कार हुआ। तो वो क्रिश्चियनिटी को मानती थी, हम ये सोचते थे वही कैसा चलेगा काम, एक क्रिश्चियन है, एक ऐसा ऐसा है, लेकिन बाबा ने सब सेट किया और हम लोग उसके बाद में रेगुलर स्टूडेंट बने। मेरे को 7 दिन का कोर्स फिर मैंने बाद में आने के बाद किया, मेरे को चक्र पे भी बहुत अच्छा लगा। तो और दूसरी बात, मैंने बाबा को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, ये मैंने उन दिनों में पढ़ ली थी। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मैं लिटरेचर लेके गया था खरीद के, और वो समय की VHS कॉन्फ्रेंस की VHS भी मैं खरीद के ले गया था दुबई के स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। तो वो VHS में बिगिनिंग में ही हमको शूट किया है। हम ऊपर चढ़ रहे हैं ओम शांति भवन के ऐसे चढ़ाई पे, और सामने वो दिल्ली वाले भाई थे, उन्होंने वीडियो लिया, हम लोग ऐसे आ रहे हैं। उसके बाद टाइटल आया सिंधी रूहानी सम्मेलन इंटरनेशनल 7 फरवरी 1986। तो जब मैंने वो जाके घर में देखा तो मैंने कही ये तो डबल शूटिंग हो गई। तो बाबा ने कर दिया, हर 5000 साल की, और ये तो ये फिर इसमें भी आई। तो वो मेरे पास VHS था काफ़ी समय तक। तो इस तरीके से हम रेगुलर स्टूडेंट रहे 3-3.5 साल, सुबह शाम दोनों टाइम जाते थे। मैं क्लब का मेंबर था, नासर लेशन लैंड क्लब का, सब मेंबरशिप छोड़ दिया। सारे फ्रेंड्स नाराज़ हो गए कहाँ जा रहा है, क्या करता है, घर पे आता नहीं है, बैठता नहीं है गिलास लेके मैंने कहा, देखो अगर मैं गलत कर रहा हूँ ना, तुम एक काम करो, मैंने फ्रेंड्स को बोला, मैं जहाँ जाता हूँ ना तुम मेरे साथ चलो, तुम 7 डेज़ कोर्स करो। अगर तुमको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं तुम्हारे रास्ते पर फिर से गिलास उठा लेता हूँ, अगर सही है तो तुम मेरे रास्ते पर मेरे साथ रवि चिरेन करके मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा था। तो पक्का हुआ। तो रवि ने और उसकी वाइफ ने 7 डेज़ कोर्स किया, और उसके बाद में उसने मान गया। वो क्रिश्चियन था, लेकिन वो हिंदू क्रिश्चियन की बात नहीं है। बात है कि उसको हमारे थियरी, हमारे जो है उसको बहुत पसंद आया। वो दूसरी कंपनी में काम करता था। फिर उसने कहा कि दयाल कोई बात नहीं, गो एड। वो महंत बोलता था मेरे को, सरनेम चलता था उसे, बोले महंत नो प्रॉब्लम, गो एड, यू आर ऑन द गुड पाथ। और उसके बाद में मैंने देखा उसके दिल में मेरे प्रति और हमारे फैमिली के प्रति बहुत रिस्पेक्ट। उसकी वाइफ थी लैला और हमारे युगल, और उसके बच्चे भी 2, हमारे भी 2 बच्चे, उसका एक लड़का एक लड़की, वेरी गुड फ्रेंड्स ऐसे थे। उसके बाद में 3-3.5 के साल के बाद में हम लोग शारजा शिफ्ट हुए। मुझे 10 साल हो गए थे दुबई में, 78 में गया था। तो मुझे एक आया कि शारजा में कुछ सेवा नहीं है। शारजा वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सेंटर से पूछा, परमिशन लेके हम लोग शिफ्ट हुए और वहाँ गीता पाठशाला शुरू की। एक 2 बेडरूम फ्लैट लिया, एकदम इन द हार्ट ऑफ शारजा। शारजा का एक स्क्वायर है जहाँ से 5 रास्ते जाते हैं, कॉन्कर्ड सिनेमा और एक हॉस्पिटल है उसके एकदम सामने, फर्स्ट फ्लोर पे। और वहाँ बाबा ने सेवा शुरू कराई। क्या सेवा हुई! 2-3 महीने के अंदर ही सुदेश दीदी आ गए वहाँ पे। सुदेश दीदी आते, लंदन वाले आते जाते दुबई रुक जाते थे। दादी जानकी तो बहुत बार 2-3 बार घर पे आई थी शारजा में, और दादी को बड़ा शौक, शारजा बहुत अच्छा लगता है। शारजा इंडियन हाउस कॉन्सुलेट में प्रोग्राम्स कराए हमने, शारजा इंडियन हाई स्कूल में प्रोग्राम। इंडियन हाई स्कूल तो मेरे हाथ में थी, दुबई इंडियन हाई स्कूल, शारजा इंडियन हाई स्कूल। उसके प्रिंसिपल जब बोलो वहाँ, सर हमारे यहाँ से आए हैं लंच, हाँ कब करना है प्रोग्राम, सर ऐसा ऐसा है। वो तो आप सर वो सब टीचर बहनों का, हाँ मैं पेरेंट्स को भी इनवाइट कर दूंगा। दादी जानकी के प्रोग्राम्स हो रहे, सुदेश दीदी के प्रोग्राम्स हो रहे, जयंती बहन के प्रोग्राम्स हो रहे, एम्बेसडर होटल में प्रोग्राम्स हो रहे। ऐसे मुस्लिम कंट्री में आपने इस तरह से बाबा के झंडे को और बुलंद किया। रेड भी हुई
पुलिस की रेड भी हुई। हाँ, वो अनुभव थोड़ा सुनाइए, अमृतवेले का आप और रेड का, दोनों का। पहले अमृतवेले आपने कैसे शुरू किया? हाँ, तो वो क्या था कि मैं करामा में रहता था, अभी सेंटर करामा में है। तो करामा से एक 5-7 मिनट का ही हमारा ड्राइव था। तो मैंने दीदी को पूछा कि दीदी, घर में अमृतवेले में मज़ा नहीं आती है। उस समय तक सेंटर में किसी को भी अमृतवेला आने के लिए अलाउड नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। और देख लिया तुम दूसरे धर्मों का प्रचार करो, उनको कन्विंस हो गए तो वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, उनको ही पता नहीं, ऐसे हिट क्रैक है। तो जब मैंने दीदी से परमिशन ली तो दीदी बोले आप अकेले आओ, किसी को नहीं आने देना। ज्योति बहन है अभी, दुबई वाली बहन, यहाँ पर है अभी, हाँ, नीचे कोई नहीं, शांतिवन हाँ, में भी हाँ, हॉस्पिटल में थी भी थी, मैं मिलने गया था। हाँ, तो मेरे को परमिशन मिल गई, मैं तो चला अपना गाड़ी लेके, मस्त रोज़ बड़ा मज़ा आ रहा है। राजी बहन बच्चे घर में है, अमृतवेला करके फिर घर जाने का, स्नान पानी करके फिर सबको लेके आने का, क्योंकि छोटी थी, पहले भी 3 साल की थी, घर पे अकेले बच्चों को नहीं छोड़ सकते। तो कार के पीछे सुला देते थे, फिर हम लोग मुरली क्लास के लिए आते थे, फिर वापस, ऐसा रोज़ चलता था। थोड़े दिन हुए तो एक भाई था राजशेखर, अभी भी है, बोले दयाल भाई, मैंने सुना है कि आप जाते हो अकेले, हाँ। अमृतवेला, मेरे को भी ले चलो ना। मैंने कहा भाई मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है, गाड़ी खाली है, आप दीदी से परमिशन ले लो। तो उसने पूछा, बोले अच्छा दयाल भाई आते तो आप, उसका घर ऑन द वे था, तो उसको पिकअप करते हुए मैं आ जाता था। अब उसका फ्रेंड, उसका रूम पार्टनर था दामोदर भाई, चेन्नई का, दोनों चेन्नई के थे। तो जब मैं आया तो दामोदर भाई 10-15 दिन के बाद में दामोदर भी ज्वाइन हो गया, 3 हो गए। अब उसके बाद में दक्षा बहन करके भी लंदन में है, वो पहले दुबई में थी, उसके पापा बैंक मैनेजर थे लखू भाई। तो लखू भाई ने बोला दयाल भाई मेरे को कोई नहीं लेके जाता, उनके पास गाड़ी भी नहीं है, बोले मेरे को भी ले चलो। मैंने कहा मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परमिशन ले लो बस। उन्होंने भी परमिशन लिया, 4 लोग हो गए हम लोग। अब बड़े खुश हम लोग, रोज़ घर से निकल के अमृतवेला कर रहे और फिर वापस जा रहे, और फिर मैं उनको लेके आ रहा हूँ, ये हो रहा है। 5-6 महीना बीता। एक दिन मैं आ रहा हूँ, जैसे आते हैं तो मैं गाड़ी रोक ही रहा हूँ, उतने में पीछे से एक गाड़ी आई और उसके पीछे नीली वाली बत्ती थी, और उसने अरबी में कहा हाड़ा हाड़ा, बाजू लो बाजू लो। मैंने बीच के मिरर में देखा, काटो तो खून नहीं, पुलिस। मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा आज तो गए। मैंने इन लोगों को बोला तुम लोग खिसको यहाँ से, गाड़ी मैंने खड़ी की, मैंने को उधर निकला, गली जाती थी, एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में अपना ऑफिस था, एकदम इन द सेंटर ऑफ द दुबई मेन मार्केट में। मैं उतरा, बड़ा मुस्कराते बाबा को याद करते हुए कि बाबा मेरे साथ है। मैं सलाम वालेकुम, की फालक, अल्हम्दुलिल्लाह, बातचीत हुई। बोले शुफ इतने समय कहाँ जा रहे तुम? मैंने कहा माई सिस्टर हियर वी गो वी इबादत। वल्ला इबादत? अभी अजान नहीं हुआ, वो अजान भी नहीं हुआ था, उनको रोज़ अजान होता है पूरे दुबई में, अभी अजान नहीं हुआ उनका, और उसके पहले तुम कौन हो करने वाले। तो 2 लोग थे वो लोग, और एक दूसरा तो ऐसा घूर के देख रहा था मेरे को गाड़ी में से ही। तो मैं तो बिल्कुल पूरे बाबा की याद में था। तो बोले अच्छा चलो, वो 3 का वो दूसरा आदमी कहाँ है? 1 नफ़र मैंने कहा वो उधर गया है। तो चलो उधर गया मैं बाबा के साथ में। मैंने कहा बोले हम देखता है तुमको, तुम रोज़ आता है। चुपचाप खड़े होके कहीं पे भी, वो वहाँ सिक्योरिटी बहुत है, घोड़े के ऊपर भी सिक्योरिटी करते हैं, बस्तियों में घूमता है घोड़ा, वो हमने अपनी आंखों से देखा। रात को 12 बजे 1 बजे तो फिर लेके गया, फिर घंटी बजाया, दीदी आई। दीदी को पहले इन लोगों ने बता दिया और बाबा के कमरे में जाके बैठ गए। ऐसा दरवाज़ा, बाजू में हॉल, रेड लाइट चालू है, ये तीनों बैठे हैं। पहली बार मैंने दीदी को वो स्वरूप में देखा। दरवाज़ा खुला और एकदम जैसे लाइट, वाइट लाइट, डिवाइन लाइट है। तो वो ऐसा देखा उसने ऊपर से नीचे तक, ऐसा अंदर में झांका, ये तीनों बैठे हुए थे, और अल्लाह माफ़ी मुश्किल, चला गया। मतलब कोई तकलीफ़ नहीं, माफ़ी मुश्किल, कोई बात, यानी कोई बात नहीं, ठीक है। तो अल्लाह बोलता है यानी गो हेड। तो मैंने कहा शुक्रन, वो गया, जीत गया। पुलिस ने देख लिया, परमिशन दे दिया, चालू। उसके बाद फिर तो ढेर पूरे जाते थे, आज तक वहाँ चल रहा है। अभी तो पुलिस हेडक्वार्टर जहाँ पर हमारी, उसके बाद सेंटर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर हम लोग विला में गए। विला यानी बड़ा 4 बेडरूम वाला फ्लैट, वहाँ पर रेड पड़ी। और वो रेड भी मैंने और अपना कैसे, शरद भाई, क्यों रेड पड़ी? शरद भाई ने,
बाजू वाले लोगों ने कंप्लेन की, वो अरबीस थे, अरबी विलास थे बाजू में, उन्होंने कंप्लेन की कि इधर हिंदू धर्म का कुछ तो भी मंदिर वंदिर है, रोज़ सुबह लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, हमको डिस्टर्बेंस होता है। तो उनका काम है चेक करना। तो आए, उन लोगों ने देखा, तो पहले पहले पता किया उन लोगों ने ये विला किसके नाम से है। तो शरद भाई हेमाड़ी जो अपना ज्ञान सरोवर के चीफ इंजीनियर थे, तो उनके ऑफिस में गए। इंता शरद हेमाड़ी, तू शरद हेमाड़ी है? बोला वो विला तुम्हारा है? हाँ, माई सिस्टर स्टे देयर विला, सेंटर विला। तो बोला और तुम्हारा और एक घर है, वो तुम्हारा फैमिली उधर रहता है? सब सीआईडी ने पहले से इंफॉर्मेशन निकाल ली। बोला ताल है, चलो हमारे साथ में विला दिखाओ। उसने फ़ोन किया सेंटर पे, हेमा बहन थी, अकेली बहन, बड़ी बहन बहरीन गई हुई थी, बहरीन वहाँ से दूसरा देश है। तो हेमा बहन ने मुझे फ़ोन किया, शारदा में, दयाल भाई ऐसा ऐसा है, शरद भाई है, सीआईडी आ रहा है। मैंने कहा डोंट वरी, कल पर पहले जो हुआ था वही होगा, अब बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अब बाबा के कमरे में बैठो, मैं आ रहा हूँ। मैंने शारजा से गाड़ी जूं 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 चलाई, पहुँचा सेंटर, पहुँचा, दीदी को बोला तुम अंदर ही बैठो, मैं बाहर देखता हूँ। उसके 10 मिनट में आए वो लोग, तो चेक किया पूरा, एक साइड मैं लेके गया, एक साइड वो लेके गया। तो जहाँ चार्ट रखे हुए थे 7 डेज कोर्स समझाने के, तो वो चार्ट देखने लगा, तो उसको ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो दिखी। तो बोला शू आदा? मैंने कहा माई ग्रैंड फादर। बोला योर ग्रैंड फादर फोटो सो मच बड़ा ग्रैंड फादर। फिर कृष्ण की देखे फोटो, बोला अंता भगवान, हिंदू भगवान। नमक ला इंदा माफी, हिंदू भगवान ला, हिंदू बोला कुल्लू कुल्लू हिंदू भगवान, सब हिंदू लोग इसको भगवान करते हैं कृष्ण को। तुम क्या होगा, काफिर है तुम, नास्तिक का बोला। तो मैंने कहा नहीं नहीं, दिस इज वी अंडरस्टैंड, ही इज अ गुड मैन, नो गॉड। बोला फिर और देखा, त्रिमूर्ति उमरते देखा, सब किताबें लाओ, बैग लाओ, सब किताबें डाला, सब वीडियो कैसेट डाला उसके अंदर, काले गार्बेज बैग के अंदर। फिर ज्योति बहन का बॉक्स बेड खुलवाया, उसमें से इतनी बड़ी कृष्ण की मूर्ति। अब कृष्ण जयंती में समझाना पड़ता है। हम लोगों ने एक ड्रामा किया था दुबई में, कृष्ण कलयुग में, कृष्ण की मूर्ति, उसके पीछे वो कृष्ण छुप के बैठा और भक्तन इधर बैठी, फिर कृष्ण प्रकट होता है, वो सब ड्रामा चलता है। और उसमें राजीव बहन ने पुलिस का रोल किया था, पुलिस के कपड़े पहन के मुझे लगा के। बहुत हम लोगों ने ड्रामा जहाँ करते रहते थे। तो उसके बाद में उसने सेंटर बंद, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर, कोई इधर नहीं आएगा, कोर्ट केस चालू दूसरे दिन से। अब दीदी को फ़ोन करने किया बहरीन में, दीदी शाम के फ़्लाइट से आई, अब मेरी ड्यूटी लगाई। हमारे पास में कम से कम 5-6 कुमार थे सेंटर में, किसी की ड्यूटी नहीं लगाई, सब दुबई में रहने वाले। मैं शारजा में रहने वाला, वहाँ रोज़ मुरली सुनाना है, ड्यूटी मेरी लगाई दीदी ने। तो अब तो रोज़ बैठोगे यहाँ पर, शाम को 6 बजे आ जाना, दूसरे दिन 6 बजे 8 तक रात भर यहाँ रहने का, योग करने का, खाने का डब्बा आ जाएगा, पानी आ जाएगा, क्योंकि पानी भी नहीं था। उनका जो हुक्म। हम ने एक चीज़ सीखी, जो यज्ञ से, बड़ी बहन से जो डायरेक्शन मिला, क्वेश्चन नहीं करना, सीधा हाँ दीदी। कुछ भी है, खरीदारी करना है, कुछ भी करना है, हमारा कुछ भी नहीं, घर हमारा नहीं, कार हमारी नहीं है, बाबा की गाड़ी, सब फॉरेन में ये भाषा है। हम लोग इंडिया आते थे, गाड़ी सेंटर पे, चाबी बहन जी के पास, एयरपोर्ट से सीधा पहले सेंटर, गाड़ी उठाने का, फिर घर जाने का। तो ये सब चला। फिर वो 6 महीने केस चली, लेकिन 15 दिन के बाद हमारे सेंटर पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी आ गई। 15 दिन तक ऐसी चला। बहनें बाहर रहती थी, दिन में आ जाती थी, रात को एक स्टूडेंट के यहाँ, वहाँ पर बड़ा उसका जहाँ था, बहनें वहाँ पर रात को सोने के लिए चली जाती थी, मैं रात भर भट्टी करता था। तो 15 दिन के बाद में वाटर इलेक्ट्रिसिटी आ गई। उन लोगों ने, अब हमको संकल्प चलता था ये अरबीज़ है, इन लोगों को हमारा ज्ञान हम समझाए कैसे, हमको तो उनकी भाषा आती नहीं। तो उन्होंने हमारी किताबें, सीडीज़, वीडियो ये लेके गए। उनकी टीम ने, कंट्री की टीम ने बैठ के देखा कि ये व्हाट इज़ दिस, ये कौन से लोग हैं, ये क्या है, सच में धर्म का प्रचार कर रहे हैं।
फिर उनको पता चला नहीं, ये धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड। ये वैल्यूज़ को, सब ह्यूमन वैल्यूज़ को कर रहे हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स हमारे सेंटर से लंदन में, हमारे सेंटर से अमेरिका में, हम लोगों ने वहाँ से लेटर्स मंगवाए, वहाँ से ये संस्था क्या काम कर रही है, वो कंट्री हमको अलाउ कर रही है। हाँ, हम लोग प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, जो आते हैं वो करते हैं। फिर हम लोगों को बोला कि तुम सिर्फ हिंदुओं की सेवा कर सकते हो, मुसलमानों की नहीं। मैं कहा नहीं, हम मुसलमानों की नहीं करेंगे। चुपके चुपके आते थे कुछ तो भी। हम शारजा गीता पाठशाला में भी आते थे, वहाँ पे भी मोहम्मद भाई करके था, पक्का बड़ा। उन लोगों को हमसे तकलीफ नहीं है, उन लोगों को उन लोगों से ही तकलीफ है, मुसलमानों से, वही लोग उनके ऊपर बहुत ये करते थे। सॉरी दयाल भाई, समय की सीमा है तो आपके पास वो मधुबन कैसे आपका आना हुआ? दादी जानकी ने कैसे आपको, दादी प्रकाशमणि ने कैसे चूज किया? हाँ, वो क्या हुआ था कि 92 दिसंबर में दादी जानकी दुबई आई थी। तो शारजा का प्रोग्राम हुआ और शारजा से हम लोग अजमान जा रहे थे। तो ज्योति बहन ने क्या किया था, इस तरफ का एमिरेट्स का ये हिस्सा मुझे पूरा बोल दिया था कि इधर का तुम संभालो। दुबई, अबू धाबी, आलेन, ये एक तरफ है। दुबई से अबू धाबी 150 किलोमीटर, वहाँ से आलेन, वो एक साइड हो गया। और इधर में शारजा, अजमान, उम अल कुरैन, रस अल खैमा, फुजेरा, ये एक साइकिल है। तो पूरा आपको जिम्मेदारी? हाँ, तो बोले इधर का आप देखो, सब इधर की सेवा आप करो। तो शारजा में गीता पाठशाला खुल गई, बहुत अच्छी चल रही है। अजमान में खुल गई, उधर भी अच्छी चल रही है। उम अल कुरैन में जाता था हफ्ते में एक दिन, 57 किलोमीटर है करीब शारजा से। तो वहाँ रात को 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक एक ही बिल्डिंग के अंदर एस्बेस्टस सीमेंट फैक्ट्री का जो मैनेजर था, उसकी पूरी फैमिली ने कोर्स किया और उसका स्टाफ उस बिल्डिंग में रहता था। तो उसने कहा कि आप उस बिल्डिंग में जाके कोर्स कराओ और मुरली शुरू करो। मुरली शुरू कराई थी। तो एक ही बिल्डिंग में सारे फैमिली वाले आके बैठते थे। हम रात को 10 बजे 9 बजे पहुंचते थे, 10 साढ़े 10 तक लोग खाना वाना खा के फिर हमारी मुरली ख़त्म करके मैं 10:30 बजे निकलता था, वहाँ से वापस आता था ऐसे। तो वो फिर उम अल कुरैन में भी ये था। तो मैं दादी को अजमान ले जा रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था, दादी पीछे में बैठी, ज्योति बहन पीछे गाड़ी में बैठी, मैं ड्राइव कर रहा था। मैं दादी को पूछा, मैंने कहा दादी अब हमको 16 साल हो गए दुबई में, अब हमारा पेट भर गया। तो दादी मैं सोचता हूँ कि कृष्णकांत भाई और अपने किशोर भाई जैसे एक अफ्रीका से आके घर लिया, तो वैसे मैं आबू में घर लेता हूँ और सेवा करूँगा, ऐसा मेरा ओरिजिनल आइडिया था। तो दादी ने कहा अच्छा तुम बाबा से मिलने तो आ ही रहे हो। 93 फरवरी मार्च में हम लोग जाते थे, बच्चों की एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाती थी, तो फिर हम बात करेंगे। तो 93 में मैं आया, शायद फरवरी का लास्ट वीक था या मार्च का फर्स्ट वीक था, बाबा से मिलने। तो बड़ी दादी ने, दादी जानकी ने बड़ी दादी के कान पे बात डाल दी थी। तो एक दिन मैं मुरली सुन के ओम शांति भवन से आ रहा था, तो बस मैं नाश्ता करके आंगन में आया तो मुझे दादी ने बुलाया, बड़ी दादी ने। फिर बोला कि राजी बहन को भी बुलाओ, तो राजी बहन को भी बुलाए। तो दादी जानकी, बड़ी दादी और गुलजार दादी, तीनों दादी के क्या हुआ ऑफिस के में बैठे हुए हैं। तो उन लोग ने सोच के क्या था कि आज दयाल भाई को बुलाएंगे। फिर बोले अच्छा बोलो क्या बात है, तुम्हारा क्या ख्याल है। दादी प्रकाश मैंने पूछा, बड़ी दादी ने पूछा। मैंने कहा इसे बताया, मैंने कहा दादी ऐसा है कि अभी हम लोग को इतना समय हो गया, अभी मेरे पास पैसे है, तो मैं सोचता हूँ इधर एक छोटा सा हम घर ले लेते हैं और फिर ऐसे सेवा करेंगे। तो दादी गुलजार भी थी, तो बड़ी दादी ने गुलजार दादी की तरफ देखा, तो मेरे को तो वो वातावरण ऐसा लगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मधुबन में नहीं हूँ, ऊपर क्या कहते हैं सूक्ष्म लोक में मैं हूँ और मेरी पेशी हो रही है ऐसे। तो कुछ ऐसे दादी ने ऐसा किया, थोड़ा कुछ सेकंड सोचा दादी गुलजार ने, और फिर बड़ी दादी की तरफ देखा, ऐसा किया। तो दादी ने कहा कि तुमको घर लेने की ज़रूरत नहीं। क्या बात, तुमको कोई बाहर ज़मीन घर लेने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रहोगे। तो मेरे को अचंभा हुआ मैंने कहा दादी लेकिन राजी बहन और बच्चे हैं ना।
तो बोले हाँ वो तो फिर दादी जान की, दादी ने बोला बच्चों को मैं संभालूंगी। वाह अरे क्या कैसे। देखा आप, देखो। तो मेरे को हंसी आई। मैंने कहा दादी आप कैसे संभालेंगे, आप तो लंदन में रहते हैं। तो बोले मैंने सब इंतज़ाम किया है ऐसे ऐसे। तो दादी ने कहा भी तुम वो संकल्प छोड़ दो। और दादी ने कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अपना वो सालगांव में, अब सालगांव बन रहा है, ज्ञान सरोवर। तो सालगांव में, मुझे ज्ञान सरोवर नाम नहीं था उस अच्छा, समय, हाँ माना। सालगांव में अपना कंस्ट्रक्शन बन रहा है, मुझे तुम्हारी वहाँ ज़रूरत है। तो मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, बाबा को हमारी ज़रूरत है और हम ना कहें ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है दादी जैसे ही। और तुम क्या करेगी, दादी ने राजीव बहन को पूछा। तो बोलते मैं रिश्तेदारों को जगाने जाऊँगी। अच्छा कितने दिन जगाने जाएगी, 6 महीने। कहाँ कहाँ जगाने जाएगी, दादी हमारे सिंधी लोग बहुत है, भोपाल में है, इधर है उधर है, सब बताया। अच्छा तुम जगाने जाओ। तो फिर दादी ने तो जिम्मा ले लिया, बच्चों को मैं संभालूंगी। मीटिंग ख़त्म। अब हम तो इजी हो गए, लेकिन मेरा संकल्प चलने लगा कैसे क्या। फिर थोड़ी देर के बाद में मुझे दादी ने बुलाया, दादी जानकी ने। फिर दादी के पास गए हम लोग। तो फिर वहाँ पर बैठे थे। दादी ने कहा मैंने इंदौर में फ़ोन किया है, वहाँ कुमारियों का हॉस्टल है। अब मुझे क्या मालूम, उनको इंडिया छोड़े 16 साल ना, कोई कनेक्शन नहीं है और दूसरे सेंटर से। मैंने इंडिया का कोई सेंटर नहीं देखा, सिर्फ मधुबन देखा और अपना दुबई का सेंटर देखा। और क्योंकि वहाँ से हम आते थे और बॉम्बे में हमारा फ्लैट था बड़े भैया का, वहाँ रुकते थे और वहाँ से आते थे। और वहाँ से मैं सिर्फ मुरली सुनने के लिए विले पार्ले जाता था सुबह सुबह। सिर्फ 2 दिन तो रुकते थे, बस वो एक देखा था। फिर यहाँ आए। फिर बड़ी दादी जानकी ने इंदौर में फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है। और वो लोग आने ही वाले थे। तो ओम प्रकाश भाई आए 2-4 दिन के अंदर, इंचार्ज, मुझे पता ही नहीं, फूरोजो इंचार्ज। और उनको फिर दोनों को बच्चियों को दादी ने सौंपा कि इन लोगों को पढ़ाना है तुमको। हो गया सेटलमेंट। और मैं फिर सेवा में रह गया। 6-7 महीने सेवा किया। 6 महीने के बाद में मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। फिर दादी ने बुलाया, तो मैं भी मैंने कहा कि अब क्या करें, उधर दुकान है, घर है, गाड़ी है, सब है, तो उस करना है। तो दादी ने कहा जाओ समेट के आओ। दादी के शब्द, जाओ समेट के आओ। बोले, दादी ने पूछा कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा दादी 16 साल से रहे पड़े हैं, वहाँ पुरानी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर भी देखना पड़ेगा। फिर मैंने कहा दादी बड़ा बड़ा सामान दुबई सेंटर को दे दूँ, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन, बड़ा बड़ा सामान। क्योंकि दादी सामान लाने में इतना खर्चा हो जाता है कि उतने में तो नया खरीद सकते इधर। तो बचा, मैंने कहा 3 एसी है, ऐसा है वैसा है। तो दादी ने कहा ठीक है जैसे तुमको लगता है गाओ। फिर गया मैं, वहाँ जाके देखा तो दुबई में सीन ही अलग है। सेंटर बंद पड़ा है, बहनों को डिपोर्ट कर दिया है। राजशेखर है बेचारा अकेला। फिर राजशेखर मेरे को रिसीव करने आया। फिर राजशेखर के घर में धीरे 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 राजशेखर फिर हिम्मत आई कि अभी आप ये आ गए, अपन फिर खड़ा करेंगे। फिर शुरू हुआ ऐसे दुबई में। हाँ। फिर राजशेखर के घर में से फिर हम लोगों ने सेवाएं शुरू की और 5 गीता पाठशालाएँ खोल दी अलग अलग एरिया में। मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास बहुत पहले से गाड़ी थी। सेंटर में बहुत कम लोग थे जिनके पास कार थी, तो इसलिए हमको बहुत फ़ायदा मिला सेवा करने का। तो फिर मैं 5 रोज़ मुरली डिस्ट्रीब्यूट करता था। बाई पोस्ट मुरली आती थी उन दिनों में, कंप्यूटर नहीं थे, तो प्रिंट आउट में निकालता था। फिर शारजा से फ़ोन आया कि वहाँ कोर्स कराने जाना है। वहाँ कोर्स कराने गया रमा बहन के घर में, वो राजेश आहूजा आता है उसकी भाभी, उनको कोर्स कराया। फिर कोर्स कैसे कराते वो सिखाया। फिर उनके घर में गीता पाठशाला खुली, वो आज तक चल रही है। ऐसे दयाल भाई सुने तो बहुत है, आप तो एक दिन तो काफ़ी नहीं है, आपके तो बहुत ढेर सारे अनुभव हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रोग्राम। हाँ। अच्छा, आप कुछ और भी सुना सकते हैं तो भले, थोड़ा है 5 मिनट समय। हाँ। जी। तो उसके बाद में फिर मैं गया वहाँ पर, सेवाएं हुई। मुझे 1.25 साल लग गया सब समेटने के लिए। अच्छा। हाँ। और मैंने कुछ ही नहीं किया। हमारे पास में एक स्टूडेंट था देवेंद्र भाई, वो कारपेंटर था और रेगुलर स्टूडेंट था, उसको सब जिम्मेवारी दे दी। तुम कितने पैसे चाहिए सिर्फ वो मेरे से ले लो
और सामान पैक कर दो, बड़ा वाला सामान इधर शिफ्ट कर दो, वो कर दो, सब मैंने मुँह से उसको बोल दिया। उसी ने बेचारे ने मेहनत किया, एक एक चीज़ पैक किया और एक ट्रक सामान बाई शिप पानी के जहाज़ से बम्बई आया। फिर अब बम्बई से कैसे छुड़ाना पता नहीं, तो रमेश भाई को मैंने किया। रमेश भाई ने क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट बताया जो हाफ बीके था, तो उसने भी मुझे ऑफिस में ही बिठा के रखा, अपने आदमियों से काम कराया और सब कुछ हो गया। फिर मैं आखिरी दिन गया कस्टम ऑफिसर के पास में क्लियर करने के लिए, क्लियर करके वहाँ से ट्रक पे माल चढ़ा के ट्रक इधर सीधा शांतिवन में ट्रक आया। तो मुझे फ़ोन आया कि आपका ट्रक इधर आया है, हम भेज रहे हैं ऊपर। मेरे को भेज दो। फिर ट्रक ऊपर आया पांडव भवन के सामने। फिर मैं मुन्नी बहन के पास गया, दीदी ऐसा है, ट्रक आया है, कहाँ करने का है? बोले हाथी गुफा में ही डाउन कर। हाथी गुफा किधर है? आप लोगों को मालूम है हाथी गुफा किधर है? नहीं। हाँ, ओम शांति भवन है ना, भवन के नीचे। ओम शांति भवन में जहाँ बालोद्यान है, उसमें नीचे ऐसा रास्ता जाता है, वहाँ 2 हाथी है। हाँ, हाथी। वो हाथी गुफा है। तो उधर में ट्रक डाउनलोड कराया, सब कार्टन वगैरह डाउनलोड कराया। शशि बहन आई, फिर पूछा आप लोगों को इसमें से कुछ लेना है तो लो। राजी बहन भी थी। राजी बहन तो कुछ पर्सनल आइटम थे वो उसने लिए, और बाकी सब कुछ यज्ञ में आपने। बाकी सब कुछ। अरे मेरे को सरप्राइज हुआ, दुबई सेंटर क्या बाबा का कमाल, कितने महिमा करे। घर का एक एक चम्मच, वो प्रेशर कुकर, टोस्टर, हर चीज गुड। यज्ञ ने सारा यज्ञ में सफल हुआ। बहुत अच्छा। और मेरे को बहुत ये लगा कि मैं कपड़े उस समय पैंट शर्ट पहनता था। फिर जब सबसे पहली बार कपड़ा मेरे को 94 में मुन्नी बहन ने कपड़ा देने का टाइम आया, तो मुन्नी बहन ने कहा कि दयाल भाई आप क्या लोगे, तो आपके लिए टेरिकॉट। मैंने कहा नहीं दीदी, मैंने टेरिकॉट बहुत पहना है ज़िंदगी में, मैंने यही नहीं पहना है जो यज्ञ से मिलता है कपड़ा। मेरे को आप जैसे सबको देते हैं वैसे वही देने का, मेरे को दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। तो मुन्नी बहन बहुत खुश हुई। फिर दादी को बताया, दादी इसको कुछ नहीं चाहिए, जो यज्ञ से मोटा कपड़ा मिलता है वही चाहिए। तो वहाँ से फिर मेरा रेगुलरली उस तरीके से मैं यही पहनता हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। दादी आपको कैसे प्यार करती थी, क्या कहती थी दादी आपको? दादी मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। प्यार तो एक बात होती है, लेकिन दादी मेरे को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ऊंची निगाह से देखती थी। दादी बहुत बार मुझे बुलाती थी और राजी बहन को भी बुलाती थी। बुला के अच्छा क्या हुआ था, जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा था तो पानी का शॉर्टेज पड़ गया, तो पानी के टैंकर्स घूमते थे तो वो सफिशिएंट नहीं होते थे। जीतू भाई जो यहाँ का मेन कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने बोला पानी की कमी है। तो दादी ने मेरे को बुलाया, बोले आप पानी की ड्यूटी पे जाओ। जी दादी। तो दादी बोला टैंकर की पानी की कमी नहीं पड़नी चाहिए। जी दादी। अब मेरे को पता ही नहीं, मैं तो नया आदमी। फिर जहाँ से पानी आ रहा है ट्रांसपोर्ट में गया, हमारे पास टैंकर्स कितने हैं, हमारे पास ड्राइवर कितने हैं, हमारे पास में सोर्सेज कितने हैं, कहाँ कहाँ से पानी आया है। तो आगरा, अपना वो आगरा वाला है ना, अशोक आगरा, उसको कांटेक्ट किया। उसने बोला यहाँ पर है, चलो मैं भी चलता हूँ। तो टैंकर में बाजू वाले को ड्राइवर के पास बैठकर हम टैंकर लेके जाते थे। तो जहाँ 6 टैंकर पानी आता था, 5 टैंकर से ऊपर नहीं आता था, 10 टैंकर। और मैंने नोटबुक बनाई हर एक का नाम लिखने का, टैंकर का नंबर डालने का, ये टैंकर ने कितने पानी डाला, इसने कितने पानी डाला, और शाम को जाके दादी को बताने का। तो दादी ने कहा इतना अच्छा रिपोर्ट में दिया अभी तक किसी ने नहीं दिया। गुड। अब हम लोग को आदत पड़ी हुई थी। हाँ, पूरा हिसाब। दुबई में मैं प्लानिंग में था, एक तो यूनिलीवर में था, पहले सेल्स में, फिर मैं प्लानिंग में था। तो मैं दूसरे कंपनीज को प्लान करना सिखाता था। टर्बाइन्स है, बहुत सारे ये है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे मैन पावर है, हर एक को प्लान कैसे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, ये 3 चीज़ हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हाउ टू प्लान, हाउ टू ऑर्गेनाइज, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कैसे करना, और उसके ऊपर कंट्रोल तुम्हारा कैसे होना चाहिए, मनी कंट्रोल कैसा, ह्यूमन मैन पावर कंट्रोल कैसा। तो ये मैंने यूनिलीवर में सीखा, और उसमें मैं 4-5 साल मैं हेड ऑफ द प्लानिंग था। प्लानिंग स्पेशलिस्ट मेरी ये थी, वहाँ पर सीट थी, जगह थी, आई वॉज कॉल्ड एज अ प्लानिंग स्पेशलिस्ट। तो वो फिर मेरे को यहाँ काम आया यज्ञ में बहुत। तो मैंने हर चीज़ किया। फिर काम, पानी की कमी, रात को 12-12 बजे तक वो वहाँ पर है जहाँ पर वो स्कूल है, जहाँ पर वो आड़ा लकड़ा है ना, पहले आड़ा लकड़ा बोलते थे,
जहाँ पर बैरियर है, हाँ, तो वहाँ से वो अटम जी से हम लोग रात को 12-12 बजे तक पानी भर के जाना चाहिए। डेविड के घर के पीछे जो बाउंड्री वॉल है वहाँ से पाइप अंदर आता था, कैंपस में नहीं, बाहर से पानी, वहाँ से पानी वो वहाँ पर भरते थे हम लोग, और फिर दन पानी, और फिर अंदर में पानी कैसे यूज़ करना। फिर मुझे पानी का पूरा हो गया ये, तो फिर मेरे को लेबर पे डाला, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पर कितनी लेबर काम कर रही है वो हम लोग को गिनते थे। फिर उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल मेरे को और रमेश को, जहाँ स्लैब पड़ता है तो वहाँ पर हम लोग रात को 10-11 जब तक स्लैब पूरा नहीं हो तब तक स्लैब को बीच में बंद नहीं कर सकते, नहीं तो दरार पड़ जाती है, लीकेज हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पर जहाँ स्लैब होता है वहाँ पर कितना पूरा 12 बजे तक सब लेबरों को काम ख़त्म करके उनको खाना खिला के फिर हम लोग पांडा पहुँच जाते थे, और जाते थे इतना फ्रेश, कोई थकान नहीं। जाते बरोबर जूते निकाले, सीमेंट लगा हुआ है जूते में, जूते निकाल के बाबा के कमरे में सीधा 1 बजे 1:30 बजे। तो हमने पांडा भवन में देखा, आप लोग कभी अनुभव करना, इतना अच्छा ऐसा ऊपर से लगता है जैसे कोई बरसात हो रही है, पानी की नहीं, पता नहीं अजीब वातावरण है, बहुत ही डिवाइन वातावरण है। रात के 1:30, 2, 2:30 बजे आप लोग जाओ, वो ट्रायंगल जो है ना, मैंने उसका नाम दिया बरमुडा ट्रायंगल, मेरा नाम दिया हुआ है। ऐसा रोड, ऐसा आने का, गेट से अंदर घुसो। बरमुडा ट्रायंगल की कहानी ऐसी है कि आकाश में एक ऐसा जगह है कि वहाँ अगर प्लेन गया तो गायब हो जाता है। ऐसे कुछ प्लेन गायब हुए, ऐसे भी कुछ हिस्ट्री है, आई डोंट नो हाउ इट इज़ एंड व्हाट, कितना ये है, तो मैंने उसका नाम दिया बरमुडा ट्रायंगल। आप सुबह सुबह अमृत वेला 2:30-3 बजे 1:30 बजे कभी भी जाओ, लाइट से ऐसा बरसता है कुछ वहाँ पे, हम लोग दूसरे भाषा में कहीं नूर बरसता है या क्या बरसता है, एकदम आपको डिवाइन फीलिंग आएगी, ऐसी फीलिंग कहीं नहीं है। और उसके बाद में बाबा के कमरे में लोग जाते थे, 20 मिनट आधा घंटा जितना दिल किया बाबा के कमरे में गए, फिर कमरे में गए, फिर थोड़ा सोए, फिर सुबह उठे, फिर क्लास के बाद ओम शांति भवन से उतरे नीचे नहीं कि सामने जीप खड़ी रहती थी, हम लोग 5-6 लोग हुआ करते थे। पहली जीप बिना ब्रेकफास्ट किए सीधा इधर आते, बरोबर यहाँ पर जहाँ अभी दादी कॉटेज है उसके सामने जो फव्वारा है वहाँ पे 2 कमरे थे, वहाँ पे फिर लेबर को काम पे लगाने के बाद में फिर हमारा ब्रेकफास्ट का डिब्बा आता था, फिर हम लोग वहाँ पर ब्रेकफास्ट करके फिर काम पे लगते थे। क्या मज़ा आता था, ट्रैक्टर पे चढ़ के, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, हीरो बैठा है ट्रैक्टर पे बैठ के चल रहा है और ट्रैक्टर पे खड़े होके पूरा ऐसे चक्कर लगाते थे, पूरी कच्ची मिट्टी रोड। फिर जब मैं दुबई से आया वापस, तभी रोड भी नहीं बना था, रिसेप्शन नहीं बना था, दादी कॉटेज का नीचे का बना था, ग्राउंड फ्लोर बना था, ऊपर का नहीं बना था। 18 जनवरी 1995 को जब बाबा आए, बाबा ने इनॉग्रेशन जब किया, तो मैं फिर जब वापस आया था तो वो था 28 दिसंबर 94। मैं करीब 1.25 साल पहले जो गया था तब वापस आया था, तो 6 राजर्षि भवन 6 तक बन गया था उस समय मैं गया, और वापस आके देखा तो पूरा ज्ञान सरोवर बन के करीब 80% तैयार है। रिसेप्शन नहीं बना था, रिसेप्शन मेरे सामने ही बना। जब रिसेप्शन बना तो दादी ने आके उद्घाटन किया, और फिर गीता बहन को अकोमोडेशन में बिठाया, मुझे कहा आप वीआईपी को संभालेंगे गाइड में और रिसेप्शन संभालेंगे, और मुखर्जी भाई और नरेश भाई को रिसेप्शन अंदर में, मेरे को बाहर गाइड, जो भी वीआईपीज आएंगे सबको देखना समझाना गाइड डिपार्टमेंट में। ये दादी ने दी हुई जिम्मेवारी है हमको, और मैंने ये सोचा कि मैं जो दादी ने हमको जिम्मेवारी दी वो ही सेवा हमारी है, अपने मन से सेवा नहीं लेने का, अपने मन से नहीं, जहाँ है उसको सेट करने का। तो उस दिन से लेके वंडरफुल है बाबा का, कैसे 25 साल बीत गए पता ही नहीं। आर्ट एंड कल्चर, बस लास्ट आर्ट एंड, दादी का क्या फोन कैसे आया आर्ट एंड कल्चरल की जिम्मेदारी? तो 94 में ही नेशनल कोऑर्डिनेटर, मैं तो रिसेप्शन में था, तो एक दिन नीलू बहन का फ़ोन आया, 5-6 महीने ही हुए थे, तो विंग्स बनने लगे थे। अपना ट्रेनिंग सेंटर में 13 कमरे इसलिए बने क्योंकि पहले 13 विंग्स थे, 13 ही विंग थे, 14, 15, 16, 17, अभी तो 20 विंग है, इसलिए एक विंग का एक कमरा बना। रूम नंबर 3 अभी पे भी आर्ट एंड कल्चर विंग का बोर्ड लगा हुआ है। जी जी। तो वो फिर तो उस हिसाब से बना था।
अब बन गया तो मेरे को पता ही नहीं विंग क्या चीज़ है और कैसी विंग की सेवाएं होती है। तो एक दिन ऐसी नीलू बहन का फ़ोन आया, बोले दादी आपसे मिलना चाहती है, बात करो। फ़ोन दिया, हाय दादी मिलना चाहती है, तो हाँ, तो बोले तो आप यहाँ आओगे दयाल भाई? मैं जी दादी। बोले आप एक सेवा करोगे? हाँ दादी, आप जो बोले वो सेवा करेंगे। तो आप ऐसा करो शाम को आ जाओ। तो मैं शाम को गया दादी के पास में पांडव भवन में। तो दादी ने बोला आर्ट एंड कल्चरल विंग की सेवा करोगे? मैंने कहा दादी जो बोलो करूँगी। दादी आर्ट एंड कल्चरल विंग की चेयरपर्सन है, मुझे पता ही नहीं। हाँ, अध्यक्ष। फिर दादी ने कहा कि उषा से मिलो। तब कौन, मैं तो एक ही उषा को जानता था जो एसएमएल वाली उषा है, पांडव वन में जब आती थी। तो ये उषा है, रमेश भाई उषा है। तो नीलू मैंने फिर बताया नहीं उधर जाओ मेडिटेशन के ऊपर, हॉल के ऊपर, उधर में उषा बहन का रहने का। फिर वहाँ गया, फिर उन्होंने मुझे सब समझाया और उसके बाद में फिर आर्ट एंड कल्चरल विंग की सेवा शुरू हुई। तो रमेश भाई और उषा बहन ने मुझे इतना अच्छे से ट्रेन किया, कॉन्फ्रेंसेस कैसे करते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, सब धीरे 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 करके आज 25 साल से ज़्यादा हो गए। बहुत सीखने को मिला आपसे दयाल भैया, और आप सब कितनी महान आत्माएं हैं। और दादी रिस्पेक्ट देती थी तो हमें तो शायद हम लोग उस तरह से शायद रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन देखिए आप एक व्यक्तित्व में कितनी गहराई समाई हुई। आज सबको आपके बहुत सारे नई नई बातें पता चली, सभी को आपके व्यक्तित्व से सभी रूबरू हुए। और आप और कुछ एक बहुत फॉर्चुनेट रहे हम, दादी के साथ में बैठ के खाना, टाइम दादी गुलजार को दुबई में लेके देखना घुमाना। मेरी ड्यूटी दुबई में ऐसी थी, कोई भी फॉरेन से आए, लंदन से आए, दादी आए, कार से मार्केट घुमाना, जो भी कुछ है ख़रीदारी भी करवाना, जो भी कुछ है दादियों के साथ में। जयंती बहन, सुदेश दीदी अक्सर आते थे, जेमिनी बहन, जो भी आते थे। तो फैमिली जैसा था, बहुत अच्छा मज़ा आता था। और बाबा ने बहुत अच्छा मौका दिया। थैंक यू दयाल भाई, बहुत सीखने को मिला आपसे, बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट।